ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। लास्ट क्लास में हमने बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अपने ये पता कर चुके थे कि अगर x प्लस वाई रेज़ टू n का एक्सपांशन को लिखना है तो x प्लस वाई रेज़ टू n का एक्सपांशन कैसे काम करता है, nc ऑफ r x प्लस n माइनस r इनटू y रेज़ टू r स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल n तक। ठीक है, x माइनस वाई रेज़ टू n का होगा तो फिर क्या फर्क होगा, ऑल्टरनेट साइन होगा, उसका मतलब यही हुआ, बाकी एक्सपांशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जनरल टर्म कैसे काम करता है, t ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू nc ऑफ r x रेज़ टू n माइनस r इनटू y रेज़ टू। ठीक है, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा है। फिर हमने मिडल टर्म वाली बात की थी। मिडल टर्म में हमने ये बात किया था कि आपका पावर ऑड होगा या इवन होगा, उस पर डिपेंड करेगा। n अगर ऑड है तो टर्म्स कितना होंगे, इवन, क्योंकि एक टर्म ज्यादा होगा। तो इसमें मिडल टर्म कौन कौन सा होगा, n प्लस 1/2 n प्लस 3/2 टर्म। सही है। और अगर आपका n इवन हुआ तो टर्म्स कितने होंगे, और अगर टर्म्स ओड होगा तो कितने मिडल टर्म होगा, एक ही होगा, कौन सा, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म। ये ठीक है, यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था। अब अगर आप लोगों को ऐसे दिया जाए कि आपको बोला जाता है कि 2x स्क्वायर प्लस 1/3x रेज़ टू पावर 10 के एक्सपांशन में आप लोगों को फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है। फोर्थ टर्म फाइंड करना है, बट कहां से फाइंड करना है, एंड से। अगर पावर 10 है तो टोटल कितने टर्म, 11। अगर मैं सारे टर्म से लिखूं t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 और t11, आपको फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको कौन सा फाइंड करना है, एंड टर्म फाइंड करना है। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब यूज होगा, जब आपको बिगिनिंग से टर्म पता हो। इसमें सब कुछ तो पता ही होता है ना, x हमें पता होता है, y हमें पता होता है, हमें n पता होता है, हमें एक ही चीज तो नहीं पता होती। r और कैसे पता चलता है, टर्म नंबर। r कहां से पता चलता है, टर्म नंबर में से पता चलता है। r कहां से पता चलेगा आपको, टर्म नंबर। जैसे अगर 10 टर्म फाइंड करना है तो r कितना होगा, 9, राइट। तो टर्म नंबर पता होगा तो r पता चलेगा ना। तो पर वो ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करो तो r को 3 रख दो, चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट कब लगता है, जब बिगिनिंग से टर्म पता हो। एक समझिए कि अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दे भी दे कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। इस क्वेश्चन को बिगिनिंग से कौन सा टर्म है, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, राइट। अगर मुझे डायरेक्टली पता करना कि कौन सा टर्म होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, r टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू t माइनस r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। t क्या है वहां पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म। t क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे इस क्वेश्चन में t क्या होगा, 11, क्योंकि पावर कितना है 10, तो टर्म कितने 11। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना था, 4, 11 माइनस 4 7 7 प्लस 1 8। और जैसे ही मुझे पता चला कि 8 टर्म फाइंड करना है, फिर तो मुझे पता है कि क्या करना है, r को 7 ले लूंगा, r इज 7 का t ऑफ 7 प्लस 1 इक्वल टू 10c ऑफ 7 nc ऑफ r x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r।
ऐसे कर लेंगे। बाकी तो फिर 10c7 10c3 होता है, 10c3 का आंसर 120, यहाँ पर 2 का पावर 3 8, यहाँ पर 3 का पावर 7, यहाँ पर x का पावर 6 और यहाँ पर x to 7, तो डिवाइड करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर तो आपको पता है क्या करना है, राइट। तो अगर कभी भी r टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है तो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, t माइनस r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। पहले ये लगा के ये पता कर लो कि बिगिनिंग से कौन सा टर्म है, और एक बार आपको ये पता चल गया कि शुरुआत से कौन सा टर्म है, फिर तो वो जनरल टर्म का कंसेप्ट है हमारे पास, वो यूज करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि a प्लस बी रेस टू 5 माइनस ए माइनस बी रेस टू 5, ये एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो क्या होगा? इसमें जब आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि मैंने कुछ पूछा होगा तो सीधा सारी चीजें तो पूछता नहीं हूँ। तो अगर 12 सोच रहा होगा तो बिल्कुल गलत है। जीरो कितने होंगे, 0 एकदम भी 3 टर्म्स होंगे। कैसे 3 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, और उसमें से अच्छा ये दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से सब कुछ सेम आना है, तो क्या फर्क होगा, इसमें सारे प्लस एक में अल्टरनेट साइन, यही होगा ना। तो थोड़े से टर्म तो कट नहीं हो जाएगी, जैसे कौन कट होगा, T1 T3 T5 ये सब कट, और T2 होगा पर कितनी बार होगा, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T2 प्लस T4 प्लस T6, तो फिर कितने टर्म बचेंगे, 3 टर्म। टेक्स्टबुक है क्या, ओल्ड वाली, न्यू वाली, ओल्ड एडिशन जी, क्योंकि न्यू एडिशन में कुछ दिया ही नहीं है, मजाक किया हमारे साथ, तो चैप्टर देखे पुरानी करनी चाहिए, पुराने भी वैसे तो मजाक की है, बट हाँ एटलीस्ट नहीं थे तो ज्यादा अच्छी थी, एटलीस्ट थोड़ा तो ढंग का था, एक तो क्वेश्चन तो मिल जाते थे करने लायक। ओके देखो ना यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3 रेज़्ड टू पावर n, इसके एक्सपांशन में बोला गया है कि 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम एंड, 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो उन्होंने दिया हुआ है √6:1, 5th टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो दिया हुआ है √6:1, मतलब √6 दिया हुआ है, तो पूछा n की वैल्यू कितनी है, तो पूछा क्या गया है, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप लोग मेरी हेल्प करना, 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा तो डायरेक्ट लो जनरल टर्म लगा सकता हूँ ना, r कितना आएगा 4, लिखोगे कैसे, जसवीर बताओ लिखेंगे कैसे, आपको 5th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है तो 5 ये लिखा है, सामने लिखा है, वहां देख के बोल दो अगर याद नहीं है तो। क्या आपको पता है क्या पूछा मैंने, आपको ये पूछा कि इसके एक्सपांशन का आपको 5th टर्म बताना है,
एनसी बाकी बोल रहा है, वो बता रहा है, आप लोग को भी करना है। एनसी फोर एक्स क्या लिखो, यहाँ दिया हुआ ना एक्स और वाई, क्या है फोर्थ रूट ऑफ 2, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो एक्स क्या होगा आपका 2 रेज़ टू पावर 1/4 रेज़ टू पावर, और वाई कौन होगा 1/3 रेज़ टू 1/4 रेज़ टू पावर 4। क्या फॉर्मूला लगा, मतलब क्या कंसेप्ट लगा, एनसी ऑफ आर एक्स रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू वाई रेज़ टू आर। ये ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एनसी 4 2 का पावर n माइनस 4/4, और ये 4 और 4 करना देगा तो 1/3। ये आपका हुआ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो पहले पता करना पड़ता है जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म, उसके लिए इसको यूज कर लेता हूं। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर क्या रखूंगा n प्लस 1, पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गलती से n रख दिए तो सब गलत। n प्लस 1 r की जगह पर 5 प्लस 1 बराबर है कितना है n माइनस थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ आया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड होगा, शुरुआत से कौन सा टर्म है n माइनस थर्ड टर्म, कौन सा है n माइनस थर्ड टर्म। अब मैं सिर्फ बताओ n माइनस थर्ड टर्म ढूंढना है मुझे बिगिनिंग से, तो कैसे n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 प्लस 1, सही, n माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू n माइनस n dio n माइनस 4। आर आपका n माइनस 4 है, सबको समझ आए। भाई 10 टर्म ढूंढने का 9 होता है, 15 टर्म के लिए 14 होता है, तो n माइनस थर्ड टर्म के लिए r क्या होगा n 4 होगा। तो एनसी ऑफ आर, अब x क्या है 2 रेज़ टू पावर n माइनस r, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा 4। y कौन है 1/3 रेज़ टू उसका पावर r, n माइनस 4। ये ठीक है। अच्छा, ये जो एनसी ऑफ n माइनस 4 है उसको मैं एनसी 4 लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि n ऑफ r इक्वल टू n ऑफ n माइनस r। क्या प्रॉपर्टी होती है एनसी ऑफ r इक्वल टू एनसी ऑफ n माइनस r। तो उसके हिसाब से ये मेरा एनसी 4 बनेगा ना। यहाँ पर ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन 3 का पावर n माइनस 4/4, 3 का पावर n माइनस 4/4। ये आपका फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड आया। इसका और इसका रेशियो आपको दिया हुआ था। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं एनसीआर तो काटी हो जाएगा, तो मैं लिख ही ले रहा हूँ, बोलेगा ना नहीं लिखूंगा। 2 का पावर क्या होगा 2 का पावर होगा n माइनस 4/4 माइनस 1। तो दिन को बीच में पूरा लिख देते हो। ये 2 रेज़ टू n माइनस 4/4 अपॉन 3 हुआ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये पूरा फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ना, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर n माइनस 4/4। अच्छा, ये NC4 मैंने लिखा नहीं, ये भी पढ़ गया होगा, ये ठीक है। सिर्फ 2 पे कॉन्सेंट्रेट करो, 2 का पावर कितना है यहाँ पर ऊपर जाएगा, बेस में तो पावर का एडिशन, तो क्या होगा 2 का पावर n माइनस 4/4 माइनस 1। ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा 3, वो कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3 का पावर कितना है भाई
n माइनस 4/4 ये 3 कहाँ आएगा? फिर वापस 3 ऊपर ले जाओगे 2 और 3 दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस का क्या होता है? बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन होता है। पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 into 3 6 का पावर n माइनस 4/4 माइनस 1 एलसीएम लोगे n माइनस 8/4। ये लास्ट में क्या मिला आपको? फिफ्थ कम फ्रॉम बिगिनिंग और फिफ्थ कम फ्रॉम एंड का रेशियो मिला, जो कितना दिया हुआ है? √6 मतलब 6 का पावर कितना? 1/2। बेस में तो क्या पावर डिवाइड कर सकते हैं? तो n माइनस 8/4 किसके बराबर? 1/2। n माइनस 8/4 किसके बराबर? 1/2। तो n माइनस 8 किसके बराबर? 2। 4/2 2 ना, तो n इक्वल टू आया समझ में? तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन बताया कि भाई इसका यूज आपको हो सकते हैं क्वेश्चन में। पास कम फ्रॉम एंड एक बार लिख लो ये, वो लिखिएगा ना लास्ट में मिडल वाला तो हमने मतलब पहले आप लोगों के साथ आपकी टेक्स्ट बुक डिस्कस कर ले तो फिर आप लोग बोलते हो सर नहीं करवाई। देखो उसके अंदर 7.1 क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है उसके अंदर, मतलब फिर एक मिसलेनियस है जिसके अंदर 6 क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फिर पहले 5 क्वेश्चन एक्सपांशन पूछा है, कुछ भी बोलते एक्सपांशन करो
कर लोगे? x/3 + 1/x⁵ का एक्सपांशन करना होगा तो हो जाएगा। कितने इसके टर्म कितने होंगे? एक्सपांशन 6। कैसे होता है एक्सपांशन? मतलब इसमें 5 0 से चालू करूंगा, 5 तक जाएगा। फर्स्ट टर्म में अंदर इसका हाईएस्ट पावर, इसका फर्स्ट का डिक्रीज होता जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। तो पहले 5 क्वेश्चन ये है। उसके बाद के 4 क्वेश्चन में बोला है कि 96 का क्यूब फाइंड करते हैं। तो 96 का क्यूब फाइंड करके तो क्यों देते हैं कि आपको बाइनोमियल यूज करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 96 का 100 - 4 का क्यूब करके फिर वो जैसे एक्सपांशन कर लें। 100 हमेशा लेके आने का, क्योंकि 100 लाते हैं तो फिर 0 भी तो काउंट करने होते हैं। फिर 102/5 है तो 101/4 है तो, और फिर 99/5 है। तो ये पहले 5 और ये 4 9 क्वेश्चन कोई काम के नहीं है। मैं आपको 20 के 20 बता देता हूँ जो कोई भी काम के नहीं। फिर है उसके बाद बोला है 10th वाले क्वेश्चन में 1.1/10,000 बड़ा या 1000 बड़ा। इसमें पता करना है कि ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो 1000 का हमें कुछ करना नहीं, ऑब्वियसली अपने को किसको सिंप्लीफाई करना होगा? 1.1/10,000 को। ये जो 1.1 है उसको मैं 1 + 0.1 लिख सकता हूँ। 1 + 0.1 को मैं 1 + 1/10 लिख सकता हूँ, ना, रेज़ टू पावर 10,000। ये किसकी बात हो रही है? 1.1/10,000। ओके। इसका एक्सपांशन में टोटल कितना टर्म? 10,000 है। ऑब्वियसली वहां तक तो नहीं करना होगा अपने को एक्सपांशन। जब इसके एक्सपांशन करो तो फर्स्ट टर्म 10,000 C0 1 का पावर 10,000 इंटू 1/10 का पावर 0 प्लस उसके बाद 10,000 C1 इंटू 1 का पावर 9,999 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होगा। ये दूसरा टर्म सही है। उसके बाद और कितने टर्म बचे? 9,999 टर्म बचे। कितने टर्म बचे? उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना? समथिंग C0 1 रेज़ टू समथिंग 0। ये 1 हो गया। 10,000 C1 का आंसर 1 रेज़ टू 999 का आंसर इंटू 1/10। तो ये 10,000/10 तो 1000 आएगा। 1 + 1000 और यहाँ पर 9999 टर्म तो मैंने लिखे भी नहीं है अभी तक। यही आंसर कितना हो गया? तो 1000 से तो बड़ा यही हो गया 2 टर्म में, है ना। तो आपको पता करना था ये बड़ा ये बड़ा, तो 1.1/10,000 1000 से बड़ा होगा। यहीं पर बता देना ग्रेटर देन 1000। ठीक है। एक क्वेश्चन ये दिया है। फिर 11 क्वेश्चन में जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने लिखा हुआ है, बस वैसा ही कुछ है कि a + b का पावर 4। फिर भी ये जो है 11 12 13 14 में से अगर फिर भी पूछना हो कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बनाना जो आप लोग के स्कूल में जैसे बनता है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको करके जाने का इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोला है कि a + b का पावर 4 -a - b/4 ये एक्सपांशन में टोटल टर्म्स कितने होंगे पहले तो, और कौन कौन से होंगे? तो कितने टर्म्स कट होने वाले? इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे? 5। कितने टर्म्स होंगे? 5। T1 + T2 + T3 + T4 + T5 माइनस T1 - T2 + T3 - T4 + T5 कट होंगे ना आधे टर्म। तो कौन कौन बचेगा? T2 बचेगा, दो ही टर्म बचेंगे, T2 और तो आप सिर्फ 2 ही टर्म फाइंड करो, आपको पूरा नहीं फाइंड करना है। पूरा करके भी तो कटी होने वाला है, क्यों मेहनत करो उसको। T2 सेकंड टर्म के लिए R कितना होगा? 1। तो क्या लिखूंगा? NC/R x का पावर n - R y का पावर R RS बदले लिखना। फिर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना, तो R को क्या लोगे? 3। तो 4C3 a का पावर 4 - 3 1 b का पावर 3
तो फाइनली क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ 4a³ प्लस 4ab³। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ जो उन्होंने बोला था। इतना करने के बाद उन्होंने एक चीज और मेंशन की उसके अंदर, हेंस मतलब जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको यूज करिए, एंड इवैल्यूट। किसको इवैल्यूट करने को बोला है, तो √3 प्लस √2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ इसको यूज करना है, जो आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो उसको यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें और इसमें से क्या डिफरेंस है, तो जिसमें ए भी था वही ए और बी की जगह पर, तो मैं डायरेक्टली ये यूज कर लूंगा। तो ट्वाइस ऑफ 4a³ कौन, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3 ना, इंटू बी कितना है, √2 प्लस 4ab³, ये कौन, √3, b³ मतलब √2 का क्यूब, 2√2 ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ 12√6 प्लस 8√6, तो 20√6 मतलब 40√6, 20 × 2 40 हो जाएगा, सही है। तो आपको लास्ट में फाइंड करना था, ये वैल्यू आ गई, ये आपका 11th क्वेश्चन। पर पहले के 10 से तो फिर भी ठीक है, क्या है समझ में। उसके बाद 12 पूरा सेम है, बस ए और बी की जगह पर वेरिएबल बदल दिया गया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा सेम। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आप लोगों को मैं करूंगा नहीं, अब आप लोग फिर कर ही लीजिएगा इसको और डाउट में मुझे बताइएगा। x+1⁶ प्लस x−1⁶ ये करना है, और इसको फिर सोल्व कर लो, अभी नहीं करना है, घर पे जाकर करना है। और फिर जो आएगा उसको यूज करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह पर √2 और y की जगह पर y जो है वही है, तो x की जगह पर √2 डाल देना बस। अच्छा, इसके एक्सपेंशन में भी तो आधे कट होंगे, कौन से कट होंगे, E2 कट होगा, नहीं फर्स्ट तो बचेगा, E2 कट होगा, E4 कट होगा, E6 कट होगा, बचेंगे कौन सा, ट्वाइस ऑफ T1 बचेगा, T3 बचेगा, T5 बचेगा और T7 बचेगा, इसमें 4 टर्म बचेंगे, ठीक है ना, कर लोगे। ओके, इस एक्सरसाइज का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर आपको बोला है 9n+1 -8n -9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64 वेयर n बिलोंग्स टू n इज z+। आपको ये प्रूव करना है कि 9 का पावर n+1 -8n -9 हमेशा 64 से डिविजिबल होगा अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। n अगर 1 होगा, जैसे एक एग्जांपल है, तो n को अगर आप 1 रखते हो तो 9 का स्क्वायर 81 -8 -9, तो 84 में से 17 जाएगा तो 64 आएगा, 64 से डिविजिबल होता है। वैसे n को 2 रखोगे तो भी एक ऐसा नंबर आएगा जो 64 से डिविजिबल होगा, n को 3 रखोगे तो भी एक ऐसा नंबर आएगा जो 64 से डिविजिबल होगा। और ऐसा n की हर वैल्यू के लिए आपको सेटिस्फाई करना है, तो भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते तो नहीं करूंगा, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे अब बाइनोमियल। अब ऐसे क्वेश्चन में बाइनोमियल कैसे यूज होगा, बाइनोमियल कहाँ यूज होता है, एक्सपांशन के लिए। तो एक्सपांशन के लिए पहले तो पावर होना चाहिए, जैसे कि मेरा बाइनोमियल यहाँ और यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, बाइनोमियल अगर यूज होगा तो सिर्फ यही हो सकता है। और बाइनोमियल बाइनोमियल तो बाई के लिए 2 टर्म तो चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, वो जो 9n+1 है उस 9 को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक तो मैं कैसे भी कर सकता था, 2 + 7 4 + 5 3 + 6, पर आपको ब्रेक उसी तरह से करने का कि आपको आज बाजू के टर्म्स होंगे उसको देख के आपको डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 8, तो मुझे 8 की जरूरत पड़ती होगी, तो इसलिए 9 को मैं क्या लिखूंगा 1 + 8⁴ लिखने को तो मैं कुछ भी लिख सकता था, बट आपको इसके हिसाब से काम करना है, तो यहाँ का कोएफिशिएंट देख के आपको ब्रेक कर लेना चाहिए। 9 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 8 और इसका एक्सपांशन करो, फर्स्ट टर्म एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म n+1 is 0, 1 का पावर
n प्लस वन, जो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वन का कोई भी पावर, 8 का पावर, उसके बाद का टर्म n प्लस वन C1 8 का पावर 1, उसके बाद का टर्म n प्लस वन C2 इंटू 8 का पावर 2, उसके बाद का टर्म n प्लस वन C3 इंटू 8 का पावर 3, और ये खत्म कहाँ होगा? n प्लस वन CO n प्लस वन 8 का पावर, यहाँ खत्म होगा लास्ट में, करेक्ट? n प्लस वन से 0 की वैल्यू, किसी का भी 8 रेज़ टू 0 भी 1, तो 9 रेज़ टू पावर n प्लस वन का जब एक्सपांशन करो तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 1, n प्लस वन C1 n प्लस वन इंटू 8। अब बाकी जितने भी टर्म बचे, थर्ड टर्म से लेके लास्ट टर्म तक, उसमें मैं ऐसे बोल सकता हूँ मिनिमम पावर ऑफ 8 जो है वो 2 है, फिर 8 का पावर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कॉमन निकाल सकते? 8 का पावर 2 मतलब क्या हो गया? 64 कॉमन आ गया, और अंदर बचा n प्लस वन C2 n प्लस वन C3 इंटू 8, ऐसे सारे टर्म बचेंगे। लास्ट में बचेगा आपके पास 8 का पावर n माइनस 1, कैसे बचेगा 8 का पावर n माइनस 1? इसकी वैल्यू तो 1, और 8 का पावर n प्लस वन से कितना पावर कॉमन, तो n प्लस वन की जगह पर क्या होगा? ये ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 8n प्लस, वो प्लस 8 और ये प्लस 1, वो सबको शिफ्ट कर लो सर, तो 9 रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, एग्जैक्टली यही आ गया जो पूछा था, और सामने क्या बचा? 64 का कुछ मल्टीपल बचा, तो इसका आंसर पूछाएगा जो भी आएगा क्या फर्क पड़ता है, किसका मल्टीपल है? जो भी नंबर 64 का मल्टीपल होगा किससे डिविजिबल होगा? बोले आपको कभी भी किसी का डिविजिबल थ्रू करना तो उसका मल्टीपल थ्रू कर देने का, आया समझ में? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो इसमें बायनोमियल की हेल्प आप इस तरह से ले सकते। एक बार जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग अपने नोटबुक में करके देखो कैसे करोगे। अगर आप लोग को ऐसे बोला जाए आपको बोला है ये प्रूव करना, आपको अपने नोटबुक में करके देखो 6 रेज़ टू n माइनस 5n को जब आप लोग 25 से डिवाइड करोगे तो ये ऑलवेज रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। 6 रेज़ टू n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 25। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे बाजू में लिख के दिया है, आपको पता है।
अजय तो बताना हो गया। अच्छा फर्स्ट स्टेप बता दो ना, मैं बता देता हूँ सही जा रहा होगा। 6 स्टेप को लिखा, फिर एक्सपांशन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1, दूसरा टर्म आता होगा 5n, उसके बाद बाकी सब में से 25 कॉमन निकलता होगा, तो 5n दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो 6n माइनस 5n किसके बराबर है 1 प्लस 25 का मल्टीपल के बराबर है। इसका मतलब क्या कि जब भी 25 से डिवाइड करोगे तो +1 बच रहा है, मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है। आए ना सबका 6n को क्या लिखा आपने 1 प्लस पहला एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 5n, बाकी सब 25 का मल्टीपल 25 कॉमन आ जाता है, तो 5n इस तरफ गया तो 6n माइनस 5n इक्वल टू 25 का मल्टीपल प्लस 1, इसका वही होना 25 से डिवाइड करो तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना छोड़ा। ये आप लोगों का ये एक सोल्ड एग्जांपल में दिया हुआ आप लोग की टेक्स्ट बुक में। फिर 14 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज का जिसमें बोला गया कि प्रूव करके दो कि सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 3 रेज़ टू पावर r इनटू nc ऑफ r का जो आंसर है वो 4 रेज़ टू n के इक्वल है। ये तो जनरल टर्म ही ले लिया उन्होंने। इसमें सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, आप r की वैल्यू कहां से चालू करोगे 0 कहां चालू करोगे, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 रेज़ टू 0 इनटू nc0, मतलब अगर पूरा फॉर्मेट लिखो तो nc0 इनटू 3 रेज़ टू 0, उसके बाद क्या होगा nc1 इनटू 3 रेज़ टू 1, उसके बाद क्या होगा nc2 इनटू 3 रेज़ टू 2, राइट। सबसे लास्ट में क्या होगा nc8 इनटू 3 रेज़ टू n। अब बाइनोमियल के एक्सपेंशन में ऐसा ही तो होता है, एक टर्म का पावर इंक्रीज होता है, वो किसका पावर इंक्रीज हो रहा है 3 का, किसका पावर इंक्रीज हो रहा है 3 का, जिसका पावर इंक्रीज होता है मेरे एक्सपेंशन का सेकंड टर्म होता है x प्लस y रेज़ टू n में किसका पावर इंक्रीज होता है y का, तो फर्स्ट का पावर वो दिया ही नहीं, मतलब वो क्यों नहीं दिया होगा क्योंकि वो 1 ऑब्वियसली 1 होगा इसलिए नहीं दिया होगा, और उसको आप लिख देना डायरेक्टली क्योंकि आप लिखोगे तो हो सकता है ना दे मार्क। तो फर्स्ट टर्म में 1 का पावर n लिख सकता हूँ, 1 का तो 2 पावर लिखना वो लिख सकता हूँ, फिर 1 का पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट का पावर डिक्रीज होता है ना, तो उस फॉर्मेट में आपको दिख जाए, और लास्ट में 1 का पावर कितना हो जाएगा 0। अब ये पूरा एक्सपेंशन हो गया किसका 1 प्लस 3 रेज़ टू पहला का पावर इंक्रीज हो रहा है और सॉरी डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टर्म होगा जिसका पावर इंक्रीज हो रहा है वो मेरा सेकंड टर्म होगा 1 प्लस 3 4, आपको जो प्रूव करना है ये आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है बाइनोमियल के उसके अंदर ये क्वेश्चन है सारे, बिजनेस में एक भी काम का नहीं है, सिर्फ फिर भी ठीक है। देखो मिसलेनियस के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, बोला कि if a and b are distinct integers, if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n। आपको ये प्रूव करना है कि a raised to n minus b raised to n का एक फैक्टर ऑलवेज a minus b होगा when n belongs to z plus।
n कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो a रेस टू n माइनस b रेस टू n का एक फैक्टर हमेशा कौन होगा, a माइनस b। ये हमें पता भी है। अगर n को 2 रखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो फैक्टर कौन, अगर n को 3 रखोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब का भी दो फैक्टर कौन, a माइनस b स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। हमें पता है कि एक फैक्टर a माइनस b होता ही है, बट वो आपको प्रूव करना है। और प्रूव करना है तो बाइनोमियल की हेल्प ले लेता हूँ। बाइनोमियल की हेल्प कहाँ लिया जाएगा, जहाँ पर पावर होगा, पावर दोनों में है तो दोनों में ले सकता हूँ, पर दोनों में लोगे कैसे, बीच में माइनस ले तो बेटर है कि मतलब दोनों में भी ले सकता हूँ, पर हम आपको इजी कर ले तो कोई एक ही लो आप। तो बस a रेस टू n लिया मैंने, राइट। उस a रेस टू n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस a माइनस b लिख सकता हूँ। ये b और b तो कटी हो जाएगा, तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा b प्लस a माइनस b क्यों लिखा होगा, a माइनस b चाहिए आपको, a माइनस b का मल्टीपल चाहिए ना इनडायरेक्टली, इसलिए मैंने क्या लिखा है a b प्लस। अब ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकंड टर्म। अब एक्सपांशन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, NC0 b का हाईएस्ट पावर a माइनस b का लोवेस्ट पावर, उसका नेक्स्ट टर्म NC of 1 b का पावर एक इंक्रीज होगा, a माइनस b का पावर एक इंक्रीज होगा, उसका नेक्स्ट टर्म NC2 into b का पावर और एक डिक्रीज होगा, a माइनस b का पावर इंक्रीज होगा। जैसे सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचोगे, NC b का पावर 0 a माइनस b का पावर, NC0 की वैल्यू 1 a माइनस b रेस टू 0 बचा कौन, b रेस टू n बचा, कौन बचा, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो माइनस a रेस टू n माइनस, और ये जितने भी टर्म बचे उसमें a माइनस b का लोवेस्ट पावर 1 है, a माइनस b कॉमन ले सकता हूँ, a माइनस b कॉमन आ जाएगा तो अंदर फिर NC1 तो n into b रेस टू n माइनस 1 प्लस NC2 into b रेस टू n माइनस 2 into a माइनस b, क्योंकि एक बार a माइनस b कॉमन ले लिया ना, राइट। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में NCn की वैल्यू 1 b रेस टू 0 1 एक a माइनस b आपने कॉमन ले लिया, तो a रेस टू n माइनस b रेस टू n किसका मल्टीपल हो गया, a माइनस b। वही प्रूव करने के उसका एक फैक्टर ऑलवेज a माइनस b होना, ठीक है। बाकी उसमें कोई भी काम करना भी मत हो आप। और पता नहीं, अच्छा स्कूल में हो सकता है कि आपको 3 टर्म का एक्सपांशन पूछते, तो कैसे करोगे फिर, क्योंकि हमें 3 का आता नहीं है। 1 प्लस x बाई 2, अगर इसका पास 4 का एक्सपांशन पूछेंगे तो क्या करोगे, 1 का एक टर्म मान लेना, इसको दूसरा टर्म मान लेना, और जैसे नॉर्मल एक्सपांशन करते वैसे कर लेना। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी अच्छी जगह पर या कोई काम के नहीं, अगर इस पूरे में काम के तो लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है फिर भी वो आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। लोगों को बाइनोमियल की फर्स्ट जो डीबीपी उसका ऐसे क्वेश्चन है, बोला गया है कि आपको ऐसे दिया है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 27 के एक्सपांशन हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 40। क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 40।
कल किए थे, मतलब लास्ट क्लास में किए थे कोएफिशिएंट फाइंड करने वाले, राइट। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे पहले तीन टर्म, ये हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि बाइनोमियल तो हमें सिर्फ 2 ही टर्म से ले आते हैं, पर वो 3 टर्म दिखने में अगर आप ध्यान से देखो 1 + x का होल स्क्वायर है, तो एक तरह से 1 + x का पावर 54 हो गया, तब 2 ही टर्म हो गए। पर हमें ये नहीं पता कि इसके एक्सपांशन में x⁴ कहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या नहीं पता है? टर्म r नहीं पता है। टर्म नंबर नहीं पता मतलब क्या नहीं पता? r नहीं पता, पर बाकी सब तो पता है। तो जनरल टर्म यूज करते हैं, t of r+1 n कौन है? तो nc of r x का पावर n - r और y का पावर r ना, 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होगा, तो लास्ट में बचा ही क्या? 54 3r × x+2r। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? 40। तो r की जगह क्या चाहिए? 40। तो r की जगह पर पुट कर लूंगा 40, तो मुझे अपना कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ मिल जाएगा। 54 C40 × x⁴, तो आपका आंसर ही कितना हो जाएगा? 54 C40। तो अच्छा 54 C40 या तो देंगे आपको आंसर में, तो 54 C14 देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? NC of r = NC of। तो काफी बार ऐसे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, 3 टर्म दे देते हैं, 4 दे देते हैं, पर वो किसी ना किसी का एक्सपांशन हो जाता होगा। ठीक है, अब आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है, तो पहले तो मैं जो है ना मॉडल सबके पास, उसका पहले तो मैं जो बता रहा हूँ एक बार क्वेश्चन था पहले करके, तो मुझे फिर में आपने कुछ पता चल रहा है, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग एक बार मुझे DPP1 का 11 क्वेश्चन करके दो, और करो, हो रहा है DPP1 का 11।
आ जाए तो बता ना, और आपको वो भी बता। एक बेगा क्या बोलो 9, 4, 5, 3, 1, 2, 1, 2, कौन सा है? तो कट करके देखो 35 और 48 कौन सा टर्म? पावर कितना दिया? T minus R plus 1. So fifth term from beginning. So T of 4 plus 1. So 7T is 4. 3 by x square का power 3. और माइनस तो लिया ही नहीं है आपने। यहाँ पर आपको माइनस वो माइनस A1 पावर आया सबका? माइनस लेने का था
लेकिन अगर किसी का नहीं है अभी तक तो एक बार और देख लो। आ गया? क्या पूछा था वैसे? फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू टी माइनस आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये किया सबने? पावर अगर 7 है तो T8 होगा, तो 8 माइनस 4 4 4 प्लस 1। कौन सा टर्म ढूंढना है आपको? फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ढूंढना है। यहाँ तक पहुंचे थे? अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ढूंढना है तो R कितना? जनरल टर्म R क्या होगा? 4। तो T ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल टू NC ऑफ R x का पावर n माइनस R इंटू y का पावर। अच्छा, किसी ने अगर y के पावर में y में अगर ये माइनस नहीं लिया है तो सब गलत है, आपको ये माइनस देना पड़ेगा। भले उसका इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है, बट वो माइनस लिखा नहीं इसका कि आपको पता नहीं को माइनस देना, इसलिए लिखा नहीं है आप लोग। तो इसलिए अभी नहीं लिखोगे तो आगे भी तो नहीं लिखोगे जब और पावर आएगा तब वो माइनस का प्रॉब्लम आएगा, है ना। इसलिए अगर मैंने तो जनरल टर्म और जनरल टर्म में प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो आप y में माइनस कंसीडर करोगे, ठीक है। और बाकी बस इसको सोल्व कर लोगे तो जो सारे कांस्टेंट होंगे 74 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6⁴, यहाँ पर x का पावर 12 और यहाँ पर x⁴ कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करोगे तो जो आएगा वो आपका आंसर 35/40। अच्छा, आप लोगों ने पूरा सोल्व किया, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं, वो बराबर। तो आपने इतना बड़ा क्योंकि आधे टर्म तो कट हो जाएंगे ऊपर नीचे, इतने सारे कैलकुलेशन करने का फिर वापस भी तो कट ही करना है। क्या गुजरात बोर्ड को अच्छे नहीं होता है? अरे कैलसी होता है तो क्या हुआ, एग्जाम में तो नहीं होगा ना कैलसी, आंसर कौन कैलसी देगा आपको। तो कभी नहीं करने का कैलकुलेशन पूरा, जितना कट होता आधी चीज तो वैसे भी कट होने वाली है। तो 35 बाई क्या आ रहा है? 48। ये आया समझ में? अब आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ फिर वो करिएगा, आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। हमारे 16।
जनरल टर्म से काम x plus y raised to n over 8, then general term को NC of r plus 1 equal to NC of r x plus n minus r into y raised to r. इस पास हम कोई तो x है, जिसके कारण से y है, हमारा पावर r के अंदर वाले टर्म नंबर हमारे टेक्स्ट ऑफ फाइंड टू r और 9 लेस बारी अभी को बता दे पंद्रह को कोई एक को जो हमारे खबर संख्या क्वेश्चन के अंदर बीमारी में ये बया टर्म के अंदर आओ मतलब उसके मन आर आती खबर तो आर नती को तो बाकी लोग तो हम अपने करो तो जीरो आर एन કેટલું 11 r પર એક કોણ 2x સ્ક્વેર એનો કેટલો પાવર n માઈનસ 5 કોણ માઈનસ 3/x એનો કેટલો પાવર r 2x કોણ NC of r n કેટલું 11 0 બાર 8 ખબર x નો પાવર કેટલો 22 minus 2r અને x નો પાવર r જેવું મળે માઈનસ અને બેઝ નો પાવર નો જેડી તો x નો પાવર કેટલો 22 minus અને શું જોઈએ છે 22 minus 0 આ x નો પાવર કેટલો જોઈએ છે 22 minus 0 સાથે r जो इंटीजर में वर्क तो पॉसिबल है पर r पॉइंट में पॉसिबल r को नीचे रखे टर्म नंबर पॉइंट में बनना होगा तो क्या नेगेटिव में बनना होगा એટલે આ પોઝિટિવ માં पॉसिबल છે r ની જગ્યાએ 4 મૂકો તો 4 + 1 5 of 11 3 4 r 4 2 નો પાવર 11 minus 7 minus 1 is 4 to power 3 નો પાવર 4 आज
कुछ लिखे ये કોઈ પાવર નથી આપણો પોસિબલ નથી નેગેટિવ નથી આપણો પોસિબલ નથી આ પોસિબલ સમજ્યા એવું ત્યાં કોઈ दोनों पावर 11 माइनस 2 into 11 minus હવે એકનો પાવર થી આવ્યો એટલે માઈનસ એને તમારી ઇક્વેટ કરવાનું શું જોઈએ આયા સત્તા आपको पावर तो ये माइनस का भी पावर फिर x का पावर 22 माइनस 2 इसका पावर 22 माइनस 2 x का पावर आगे ऊपर देगा तो माइनस एक बार क्वेश्चन नंबर 14 वाला चेक करो। क्वेश्चन 14 देखो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा गया है कि सो दैट द मिडल टर्म की बात है। किसके मिडल टर्म की? 1 प्लस x रेज़ टू 2n के मिडल टर्म की। किसके मिडल टर्म की? 1 प्लस x रेज़ टू 2n के मिडल टर्म की। 2n मतलब कैसा नंबर है? टर्म्स कितना होगा? और टर्म्स होगा तो मिडल टर्म एक ही होगा। कौन सा होगा मिडल टर्म? n by 2 n मतलब पावर, तो n by 2 प्लस 1 टर्म ये आपका मिडल टर्म होगा। ये मैंने पूरा चार्ट बना के दिया है, सही है। पावर इवन टर्म्स ऑड तो एक ही मिडल टर्म कौन सा? n by 2 प्लस 1 2n by 2 मतलब n हो जाएगा। तो आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? इसकी एक्सपांशन का ही वाला टर्म फाइंड करना है। जैसे मेरे को टर्म नंबर पता चला तो मुझे r पता चलेगा। अगर मुझे n प्लस 1 टर्म फाइंड करना तो मेरा r कौन? n प्लस 1 में से कम तो नहीं हो जाएगा।
जनरल टर्म अप्लाई करता हूं तो एन पी ऑफ आर एक्स का पावर एन माइनस आर वाई का पावर आर 1 रेज़ टू समथिंग तो 1 एक्स रेज़ टू ही रहेगा। बाकी 2n cn वैसे तो हमारा आंसर यही आ गया 2n cn इंटू एक्स रेज़ टू पावर n। बट उन्होंने बोला कि आपको प्रूव करना है। प्रूव जो करना है उसमें आप देखोगे अच्छे से, ये सेम क्वेश्चन आप लोग पीएनसी में भी कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपका जो एक्सपेंस है उसमें आप दिख रहे हो ऊपर सारे और नंबर के टर्म, ऊपर सब के सब और है। 2n cn की फॉर्मूला, एनसी ऑफ आर की फॉर्मूला करेक्ट। ये जो ऊपर का 2n फैक्टोरियल है उस 2n फैक्टोरियल को हम लोग 2n से डिक्रीज करना चालू करो, मतलब 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिक्रीज होते होते 3 2 1 वहां तक जाएगा। आपको प्रूविंग में सारे के सारे कैसे टर्म चाहिए न्यूमरेटर में, और तो मैं क्या करूंगा सारे और को अलग करूंगा, सारे इवन को अलग करूंगा। और में सबसे छोटा 1 फिर 3 फिर 5 सबसे बड़ा कौन 2n माइनस सारे इवन को अलग करता हूँ, सबसे छोटा 2 फिर 4 6 सबसे बड़ा 2n। ये 2n फैक्टोरियल में हमने कितने नंबर का मल्टीप्लाई किया होगा 2n फैक्टोरियल में कितने नंबर मल्टीप्लाई में होंगे भाई 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 5 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 10 2n फैक्टोरियल में कितने नंबर मल्टीप्लाई 2n उससे आधे और होंगे तो 8 नंबर और होंगे बाकी 8 हर इवन में से क्या को इसका एक 2 बाहर आएगा, एक इसका भी 2 बाहर आएगा, एक इसका भी 2 बाहर आएगा, हर एक का 2 बाहर आएगा। तो 2 कितनी बार बाहर आएगा 8 टाइम्स बाहर आएगा। तो ऊपर से बोर्ड नंबर बचे 1 3 5 अप टू द 2n माइनस 1 इनटू 2 रेज़ टू n समझ आया सब कैसे आया कितनी बार n टाइम। तो जब 2 कॉमन लिया होगा तो यहाँ क्या बचा होगा 1 4 की जगह पर 6 की जगह पर 3 2n की जगह पर n और 1 से लेके n का मल्टीप्लाई मतलब कितना वो n फैक्टोरियल और एक बार n फैक्टोरियल। तो आपको जो प्रूव करना था आपने देखो तो ये वाला पार्ट तो पीएनसी में था, यही सेम क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। पर मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है वो बात हो रही है हमारी, वो मैंने आपको जो चार्ट बना के दिया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है प्रैक्टिस में आपको बता देता हूँ। आप लोग इसके बेसिस ऑफ 23 क्वेश्चन टीपीपी 1 का 23 से 3 टाइप के क्वेश्चन है मेनली। एक एक्सपांशन, वो एक बार नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक साथ कर लेना कि एक्सपांशन आपको लिखना आता है कि नहीं, राइट। बाकी आपको टर्म नंबर फाइंड करना है, या तो कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा या मिडिल टर्म फाइंड करना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म फाइंड करना होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में कैसे करोगे एक्स का जो पावर हो उसको 0 में करेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करके लाओगे आप लोग, जो डाउट होगा क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे के 25 क्वेश्चन पीएनसी वाले